ज़राकीन क़ानून साज कौंसल, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं आप तमाम को ईद उल फ़ितर की ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और जिन हज़रात ने, जिन खुशकिस्मत हज़रात ने माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह ने हम सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, हमने उस माह मुबारक में रोज़े के साथ साथ कुरान की तिलावत भी की, मस्जिदों को आबाद रखा, खैरात और सदक़ात हमने अदा करने का अल्लाह ने मौका इनायत फ़रमाया, ज़कात भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक रुकन के अरकान के हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम एक बेहतरीन मिसाल अवामुन्नास के सामने पेश करें और आने वाले इस 11 महीने में भी हम अपनी दीनी वाबस्तगी को और मजबूत करें और अपनी इबादतगाहों को आबाद रखें। और जिस तरीक़े से हमने गरीब और भूखे और मिस्कीन हज़रात की हमने मदद करने की कोशिश की, हमारा रवैया, हमारी कोशिशें आने वाले साल के 11 महीने में इसी तरीक़े से हमको तमाम गरीब लोगों की बिला लिहाज मज़हब मिल्लत उनकी खिदमत और उनकी मदद करना, ये हम तमाम के लिए ज़रूरी है। सिर्फ़ हम रमज़ान की हद तक अपने मोहब्बत और किरदार के ज़रिए जो हमने दुनिया और अल्लाह के सामने हमने जो मेहनतें की, उसको आने वाले साल के 11 महीने में हम भी उसको जारी और सारी रखें। दूसरी अहम बात जिसका ज़िक्र अभी मजलिस के मौजूद अरकान असम्बली ने किया कि अप्रैल के महीने में हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना रियासत में SIR के काम का आगाज़ करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम में यहाँ पर एक काउंटर खोला गया जिसमें तेलंगाना के पूरे असम्बली के हल्क़े जात की वोटर लिस्ट मौजूद है और SIR होगा 2002 की वोटर लिस्ट की बुनियाद पर। जिस किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है और उनका नाम 2024 के पार्लियामेंट के वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो उससे उनके नाम की शमूलियत नए वोटर लिस्ट में आसानी से हो जाएगी। और अगर किसी बिना पर किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना होगा और जिसकी पैदाइश जो तारीख़ दी गई है उसके बाद अगर है तो फिर उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो 10 दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं और अपने माँ बाप में से किसी एक की डॉक्यूमेंट पेश करना है। तीसरा ये कि जिसकी पैदाइश दिसंबर 2004 के बाद हुई है, तो उनको अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना डॉक्यूमेंट और अपने दोनों माँ बाप का डॉक्यूमेंट पेश करना है। तो ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ज़रा टेक्निकल ज़रूर है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग मिलकर इसमें नुमाइंदगी भी करेंगे, आवाम को समझाएंगे भी और असम्बली हल्क़े जात में जहाँ मजलिस के MLAs हैं उन तमाम को वहाँ के सदर मोतमदीन के साथ उनके फ़ोन में इस ऐप को डाल कर दिया जाएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने जो बूथ की इब्तदाई है वो अपने बूथ में जितने वोटर लिस्ट में जिन हज़रात का नाम है उनके घर को जाइए और उस ऐप में देखकर आप ख़ुद उनको लिख कर दे सकते हैं कि ये आपका नाम मैपिंग हुआ है। और अगर किसी का नहीं हुआ है तो हम उनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें, उनको दस्तावेज़ात दिलाने के लिए। क्योंकि तेलंगाना की हुकूमत ने अपनी हुकूमत बनने के 2 साल वो मुकम्मल हो रहे हैं, उस सिलसिले में उन्होंने एक 100 दिन का प्रोग्राम दिया है। मैं उसमें भी आपको ये आवाज़ रहने दो भाई, बढ़ाओ मत, उसमें भी हम आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है
तो आप मी सेवा में जाकर एक चालान आप भर देंगे तो मी सेवा से आपको वहाँ पर मुझे बताया गया कि 15 या 20 साल पुराने जितने लोग एसएससी में कामयाब हुए थे उनका सर्टिफिकेट है, इंटर का है, ग्रेजुएशन का है, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है। और जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में आते हैं, माने उन तमाम 4 या 5 तबक़ात को छोड़कर, तो उनको भी सर्टिफिकेट मिलने में आसानी होगी। तो ये चीज़ें आप मी सेवा से रब्ता करिए और हो सकता है कि और ज़्यादा मी सेवा सेंटर्स का आगाज़ मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर किया जाएगा। तो कोशिश हमको ये करना है कि किसी का भी नाम ना छूटे, जो जेन्युइन नाम है, और हमारी कामयाबी यही होगी कि हम उन तमाम वोटर्स का नाम SIR में शामिल करवाएं। और याद रखिए कि ये अगर हम गफलत बरतेंगे तो फिर कल के दिन अगर हुकूमत NPR NRC करने का इरादा करेगी तो फिर उसमें हमको कहीं तकलीफ़ और परेशानी ना हो जाए। और वैसे भी मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने गाइडलाइन दिया है, जो भी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग करेगा CAA के पिटीशन में, जिसमें मैं ख़ुद उसमें एक पिटिशनर हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर हमको एक मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेरी गुजारिश है कि तमाम MLAs साबिक़ा अरकान बल्दिया भी ज़मीन पर रहे। ये नहीं कि हम सिर्फ बोल दिए, मैं आपको बोल दिया आप देख लो, बल्कि हम अगर पूरे हम लोग इज्तिमाई तौर पर मेहनत करेंगे, जिस तरीक़े से हम इलेक्शन में मेहनत करते हैं, पैदल दौरे कर कर आवाम से रब्ता करके, तो हमको उसी तरीक़े से अगर हम मेहनत करेंगे तो एक तो हमारे इब्तदाई के सदर मोतमद अरकान में उनके हौसले बुलंद रहेंगे, उनको भी खुशी होगी और उनको फ़िक्र भी होगी कि हमारे पीछे कोई ज़िम्मेदार मेहनत कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बल्दिया का ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मलकाजगिरी का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तीसरा साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया है। तो उसके भी इंतखाबात इस साल में हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम इन तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग मुतहरिक रहें, अपने इब्तदाइयों को मजबूत करें, रुकने साजी करें। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला अरकान बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल के मुंतखब होकर आएँ और हम अपना मेयर इंशाअल्लाह यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश करें। चौथी बात यह है कि हम अज़ान के लिए रुक चुके हैं, तो मैं अपनी बात को जारी रखूँगा। चौथी बात यह है कि असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फ़ैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज़म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तक़रीब है,
मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे और मगरबी बंगाल के असम्बली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब और कामरान होकर जाएं। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि SIR और आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में हम तमाम को मुतहरिक रहने की ज़रूरत है और सही तरीक़े से हमको काम करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़ौक़तन आप तमाम लोगों को बताया जाएगा, मगर सबसे अहम काम हमारे सामने यह है कि SIR का है। आप देख रहे मगरबी बंगाल में हुकूमत है वहाँ पर TMC की, और अभी भी 50 से 55 लाख लोगों के नाम उनका कोई किसी को पता ही नहीं है कि उनको वोट डालने का इख्तियार मिलेगा या नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में। अब ये तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम लोग इसको देखें। 5 लाख जो OBC सर्टिफिकेट थे उनको कैंसिल कर दिया गया। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत के तहत जो कौमी बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उन्होंने भी मरकज़ी हुकूमत को एक लेटर लिख कर दिया कि 30 या 32 मुसलमानों की जो बरादरियां हैं जिनको सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल किया गया, उनको भी निकाल दिया जाए। तो यानी एक तमाशा बना हुआ है कि किसी भी तरीक़े से जो मुसलमान समाजी इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा है उसको उसका हक़ ना मिले। तो ये कोशिशें हो रही हैं। तो हमको और आपको मिलकर इस पर काम करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गैस की क़िल्लत है ये बढ़ने वाली है। आज आप देखते हैं कि कमर्शियल लोगों के लिए गैस का सिलेंडर मिलना एक ऐसा दिख रहा है कि कमर्शियल लोगों को सिलेंडर मिलना तो एक ख़जाना मिलने के बराबर है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मेरे को लगता है कि 2029 तक दुनिया के पूरे मुल्कों का दौरा कर चुके होंगे, कोई नहीं बचा अब तक। जहाँ देखो आप चले गए। अब ये 11 साल में आप देखिए कि एक चीज़ होती है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व, माने अगर कभी क़िल्लत हुई तो वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व को इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा जो क्रूड ऑयल का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है एक विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पडूर में है, वहाँ पे सिर्फ 9 से 10 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है। और LPG और LNG के लिए कोई नहीं है मैकेनिज़्म, कोई मैकेनिज़्म नहीं है। यानी LPG और LNG का कोई वहाँ पर मैकेनिज़्म नहीं है। IEA बोलता है कि कम से कम 90 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व होना चाहिए। अगर आप OMC कंपनीज़ को मिला लिए तो कुछ 70 या 75 दिन होते हैं। तो 11 साल से इन्होंने क्या कर रहे नहीं मालूम। ख़ुद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि फ़ेज़ 2 जो है SPR का चांदीखोल और पडूर में 2021 में मंजूर हुआ था और ये पूरे के पूरे काम शुरू नहीं हुए। अब आप जानकर हैरत करेंगे कि भारत का जो एनर्जी डिमांड है 22 मिलियन बैरल ऑयल हर दिन 2024 में हम इस्तेमाल करते थे। कितना? 22 मिलियन बैरल ऑयल। अब वो बढ़ के वो 2050 में बढ़कर 43.6 मिलियन हो जाएगा। अब आप बताइए, अगर इतना डिमांड होगा और हमारे पास रिज़र्व ही नहीं है रखने के लिए, ना हम नई जगह बना रहे हैं, तो कहाँ पर कैसे उस डिमांड को हम पूरा कर सकेंगे। और ये बीजेपी की मोदी की हुकूमत 11 साल 12 साल से है।
आप कहाँ से गैस खरीद रहे? सऊदी अरब, क़तर, UAE, कुवैत। ये सबसे ज़्यादा LPG इंपोर्ट यहाँ से होता। और कहाँ से आता? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान बोल दिया कि जो हमारे साथ है उनको उनकी कश्ती, नहीं तो दूसरे जाओ। आप दूसरे ममालिक से क्यों नहीं करें भाई? आप सारी दुनिया जानती कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कभी भी वहाँ पर कुछ हो सकता है। और आप तो विश्व गुरु बनना चाह रहे। आप बोल रहे मैं वही देख लिया, मैं वो देख लिया। 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो अजीब, मैंने उन्हें वही बोल दिया कि मैं ऐसा पैदा हुआ था, वैसा नहीं पैदा। अरे भाई आप कुछ भी होंगे। 11 साल से मालूम कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बड़ा ख़तरनाक इलाक़ा है, मगर आप अब जब परेशानी बढ़ गई, अब जब गैस के कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने अब क्या कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे से हम लाएंगे। मुसीबत आए तो आप जाएंगे। 11 साल से क्यों नहीं डाइवर्सिफाई किया? और क्या गारंटी है कि ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे हमको देंगे? अब हम क्राइसिस में हैं। फिर ये बोलते हैं कि उज्ज्वला, हमने उज्ज्वला गैस का स्कीम है, 10 करोड़ लोगों को हम देते, उसमें कई लोग रिफ़िल भी नहीं करा रहे, उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ऊपर से इजराइल जो है ईरान के साउथ परास गैस फील्ड पे 18 मार्च को बम डाला और ईरान पलटा के क़तर के रास लफान पे मार दिया। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पड़ोसियों की दो बौली है, एक बौली है। एक घर क्या करता, इस बौली से पानी लेता, उसी बौली से बोलता मेरा है। दूसरा घर क्या बोलता है, मेरी बौली में से पानी लेता हूँ, मगर कनेक्टेड है बौली, समझिए। मिसाल के तौर पे इन्हों क्या करे, वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू आकर ईरान के जो साउथ परास गैस फील्ड पे बम मार दिया। इन्हों क्या करे ईरान, अच्छा मेरा नुकसान होता मैं तेरा कर दूँ, क़तर पे मार दिया। हमारा क्या हाल हो गया? ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम हुआ। उन्हें जाके मार दिया नेतन्याहू, हमारे वजीर आज़म जाके गले लपट रहे उसको। हम किधर ठहरेंगे हम? अब क्या हो रहा है कि अब ये जो क़तर पे जो हमला हुआ, क़तर के रास लफान पर, उसके हमले में 17% उनका LNG एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया। 14 प्रोडक्शन यूनिट थे, 2 बर्बाद हो गए। और अब रिपेयर भी कराएंगे तो उसको नहीं मालूम, हो सकता 6 महीने से 1 साल लगेंगे। और हम लोग 90% अपना LPG, 47% LNG क़तर से मंगाते हैं। कितना? 90% LPG और 47% LNG क़तर से मंगाते। अब रास लफान पे हमला हुआ तो कम से कम 20% हम तो वैसे 60% इंपोर्ट करते LNG गैस, अब इसमें 20% का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या होगा? LNG, गेल, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम, पेट्रोनेट, इन सब का क्या होगा? तो ये रास लफान पे जो हमला हुआ, ये इसका नुकसान तो भारत को उठाना पड़ेगा। अब कोई पूछने वाला ही नहीं है, खाली मीटिंगें कर रहे हैं आप। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हम कानून लागू कर दिए, हम वो कर दिए, हम ऐसा कर दिए, यानी दिखाने को आवाम को बड़े बड़े मसरूफ़ है, कुछ हो रहा नहीं। वहाँ पर रास लफान पे हमला हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म ईरान के सदर को फ़ोन करे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि इनको सारी दुनिया देख रही है कि जिस दिन हमला होगा ईरान पे, ईरान पलटा के हमला करेगा। हम कभी भी किसी की एक तरफा हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, हम हर एक को साथ लेकर चलते थे। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ़ कंट्रीज़, अरब ममालिक में काम करते हैं, 9-10 हज़ार ईरान में है, मगर दूसरे जो 90 लाख के ऊपर ये अरब ममालिक में है, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अब जब वहाँ पर जब कभी ना कभी जंग तो ख़त्म होगी,
वो ट्रम्प तो दुनिया का सबसे नाखलक, नालायक, पागल किस्म का आदमी है। उसके साथ वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू है। ये लोग सब बर्बाद करना चाह रहे। और आप याद रखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। वो अगर खुदा ना खास्ता जब जंग बंद होगी, वहाँ के ममालिक बोलेंगे नहीं भाई हमारे पे बहुत खर्चा हो गया। अब बोल रहे कि जो रास लफान पे, ख़तर पे जो गैस की फील्ड पर हमला हुआ, उसको बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर लगेंगे। अब बताइए, वो ठीक है वो मुल्क दौलतमंद हो गए, मगर गरीब जो काम कर रहा है उसका क्या होगा? मेरे को 2 दिन पहले एक साहब निज़ामाबाद के व्हाट्सएप पे बात करे, साहब मेरा भाई समंदर में कश्ती में फंसा हुआ है, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसके साथ 7-8 लोग हैं। साहब पीने को पानी नहीं है। आप कभी सोचे समंदर में पानी नहीं पी सकते आप? खाने को कुछ नहीं है, कश्ती पे फंसे हुए वो लोग। और उनके रिश्तेदारों का, घर वालों की फिक्र और परेशानी फितरी है वो, मगर हम सोचे नहीं पूरी बात ये। और ये RSS बीजे वाले नहीं हमको सब मालूम, हम तो वो बंद कर देंगे, फुला कर देंगे। ये अरे तुम ये तो दिख रहा था ये होने वाला है। अब अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है वहाँ पर। और इज़राइल यही चाहता है, नेतन्याहू एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले, क्या होगा फिर उसके बाद? मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, ये ज़ायनिस्ट लोग पसंद नहीं करते। कल 2 दिन पहले न्यूज़ आई कि 100 मीटर के फासले पर मस्जिद अक्सा के एक मिसाइल गिरा, वहाँ पर किसका गिरा अल्लाह को मालूम। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हमको और आपको, मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मीडिया जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। 2 किश्तियाँ निकाले, मीडिया पूरा बाजा बजा, दो किश्तियाँ आ गए। आपको मालूम 2 किश्तियों में कितनी गैस थी? 1.5 दिन की गैस थी खाली 1.5 दिन की गैस। और इन्हों अपना गैस निकाल रहे टीवी पे बैठ के, ओ वैसा कर दिए पप्पा जी हमारे। अरे 1.5 दिन की गैस है वो, 60% इंपोर्ट होते करते हम गैस। और हो गया 2 निकले 3 निकले, अरे 2 निकले 3 निकले। अच्छा आपको मालूम MRI में हीलियम एक चीज़ आती, उसको डालना पड़ता है, MRI चलता ही नहीं उसके बगैर। अब गायब कितने MRI कब तक चलते नहीं मालूम। हीलियम की ज़रूरत है, इनको मालूम ही नहीं MRI में कैसा होता, यूरिया कैसे बनता, किसान क्या करेंगे बोलो आप, वो भी पेट्रोल से बनता। ये जो फैक्ट्रियों में अलग किस्म का तेल डालते मशीन के लिए, वो भी ऑयल से बनता। सिरामिक टाइल्स गुजरात में बंद हो रहे फैक्ट्रियाँ पूरे, फिक्र ही नहीं उनको, नहीं कुछ नहीं होता, हम देख लेते। कहाँ देख लेते बाबू? एक वीडियो आया देखो आप, सूरत में 100 की तादाद में लेबर जो है वापस जा रहे, क्या बोलते हो काम नहीं है वापस जा रहे, हम अपने अपने रियासतों को वापस जा रहे। तो इनको फिक्र ही नहीं है। सालार बोलते थे कि मजलिस की खुसूसियत यह है कि मजलिस हवाओं का रुख देखकर, हवाओं को सूंघ कर बोलती बारिश होने वाली है। या हमारे वजीर आजम उनकी हुकूमत का यह हाल है कि बारिश हो के सैलाब आ रहा है, छतरी खोलो बोल रहे हो, रेनकोट पहन लो आप, डूब जाएंगे। अरे तो दिख रहा था होने वाला है, आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फ़लस्तीनियों को मार दिया, तब भी मोदी मेरे पास आए। जेनोसाइड किया आपने, कुछ है ही नहीं। माने ये पूरे ज़ायनिस्ट लोगों की एक साजिश है कि इस हमले से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात सच है, बोल रहा हूं मैं आपको। दूसरी सच ये है कि ये अरब ममालिक में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उन लोगों को, उनकी रौनक, उनकी चमक, उनकी ताकत, उनकी दौलत, इन लोगों को दिलों में हसद पैदा कर दिया। कैसे उसको ख़त्म करना, लाओ इन लोगों को मारो एक दूसरे को। तो ये पूरा खेल तमाशा हो रहा है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लोगों की साजिश को नाकाम करेगा। हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते कि आप फ़लस्तीनियों के कास पर जमे रहिए और हर मुल्क से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए।
आप क्यों नहीं बोलते कि अमेरिका ने गलत इक़दाम किया, वो 150 स्कूल के बच्चे मारे गए, गलत है बोलिए, गलत है बोलिए ना। अब क्या हो रहा हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मिलके एक सिक्योरिटी पैक्ट बना लिए। अजीब, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है लोगों को। एक अजीब गरीब किस्म से ये लोग सिर्फ अपने आइडियोलॉजी में, अपने उसमें ये नहीं देख रहे कि अतराफ में क्या हो रहा। बांग्लादेश बोलते कि वहाँ पर भी ट्रम्प के लोग जाकर इनकलाब लेकर आए। फिर आप नेपाल है, 1950 की ट्रीटी है, वहाँ पर एक नए सदर जनाब शाह मुंतखब हुए। अब क्या होगा वहाँ पर ये नहीं मालूम। ये सब चीज़ें इनकी कोई, ये समझ रहे कि सिर्फ यहाँ पर टीवी चैनल तो इनके माशाल्लाह जो अब्बा बोले ये लोग तोते की तरह बोलना शुरू कर देते, मगर इसका असर भारत की माशियत पर, इकॉनमी पर पड़ रहा है। आप देखो, अब मामूली तौर पे बड़े बड़े होटल के लोग रमज़ान में हलीम को लकड़ियों में बना रहे थे। आप देखे होंगे जब बीजेपी गैस सिलेंडर दे रही थी, नहीं कब तक महिला लोग फूकेंगे आग में, धुआं निकलता है सब। अब क्या फिर आ गए वापस। जाके हॉस्टलों में देखो आप, कोई गैस का सिलेंडर नहीं हॉस्टलों में, लकड़ियों के चूल्हे पे खाना पकड़ा हॉस्टलों में। और हम तेलंगाना की हुकूमत से भी बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ज़रा बोलो, आप भी हुकूमत के ख़िलाफ़, आप बोलना ही नहीं चाह रहे। बोलो उन लोगों के बारे में क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर आप, क्योंकि जमात के अरकान का इजलास है, आपको बाखबर रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन कोई आपको मिल गया, कोई संगी मिल गया, शुरू आता उन्हें, तो उसको बोलना बाबू ये चीज़ें हैं, ये इस पे सच है क्या है बताओ हमको। इस पे पास उनका कोई जवाब नहीं है, मगर बराबर एक बात बोलेंगे, नहीं वैसा हो रहा। गंगा में बैठ के कश्ती में बच्चे खाना खाए, कौन सा केस बुक करते आप उन पे भाई? मजहबी जज्बात मजरू हुए, अरे उसमें पूरा फुजला जा रहा ना, गंदगी सूरज जा रहा, तो तुम उसको बर्दाश्त करेंगे? बच्चे लाइफ जैकेट पहन के कश्ती पे गए, तो इन्होंने क्या किया, वो कश्ती को चोरी किए, उसका केस लगा दिया उन लोगों पे। अरे ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताओ आप? वो उत्तम नगर दिल्ली में है, मरकजी हुकूमत है, कोई वही ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। और फिर मिजोरम में एक वैन डाइक अमेरिका का एक शहरी पकड़ा गया 6 यूक्रेनियन के साथ। क्या कैसा पकड़ गए वो लोग? भारत के 3 एयरपोर्ट से पकड़े एनआईए उनको। क्या काम कर रहे थे वो लोग? ड्रोन से हमला करना सिखाना लोगों को। मिजोरम का बॉर्डर लगता म्यांमार में। आप बताओ क्या हुई? वैन डाइक सीरिया में जाके लड़ा है, ये वैन डाइक अरब ममालिक में जहाँ पर सिविल वॉर हुई वहाँ जाके लड़ा। आखिर कौन है ये अमेरिका के लोग? हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं लोग? इनको फिक्र ही नहीं है। मिजोरम में अगर कोई जाना, अगर आप भी जा रहे तो वहाँ पर एक परमिट की ज़रूरत पड़ती। और ख़ुद पिछले साल वहाँ का चीफ मिनिस्टर असेंबली में तकरीर करके बोला कि 2000 फॉरेनर्स मिजोरम से वहाँ चले गए म्यांमार में। आप क्या कर रहे थे? आप बोलते बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है, वहाँ बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है, हैदराबाद में है, फुला है। अरे तुम्हारे नाक के नीचे ये जालिम लोग अमेरिका से आकर, वैन डाइक उसका नाम है, 6 यूक्रेनियन है, कैसा ड्रोन लेके आते बोलो आप। और आप देख रहे ड्रोन के मज़ाहिर इस जंग में। एक 50 सीसी का इंजन लगा के उड़ता, उन्हें 10,000 15,000 डॉलर गिरा बिल्डिंग पे, बिल्डिंग को उड़ा दिया पूरा। ये अजीब मामला है। बांग्लादेश हमारे पीछे ने, बांग्लादेशी कहाँ बांग्लादेशी? कितने बांग्लादेशी है बोलो? तुम कितना बॉर्डर फेंसिंग करें म्यांमार का इंडिया बताओ हमारे को? करीब 1400 किलोमीटर का बॉर्डर है। 100 किलोमीटर तुम उसकी फेंसिंग नहीं करे। कितने बांग्लादेशी आखिर बताओ हमारे को मुल्क में? अब बल्दिया इलेक्शन आएंगे हैदराबाद का, नहीं असद साहब बांग्लादेश। अरे हम क्यों करेंगे बाबा? कहाँ है बताओ ना, मेरे को पूछ के आ रहे हो लोग वहां से। अगर आ रहे तो आप लोग क्या कर रहे? हुकूमत आपकी, बादशाह सलामत दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे भाई? उन्होंने आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आप आएंगे देखो, आप बांग्लादेश शुरू होता, अब बंगाल का इलेक्शन हो रहा, बांग्ला। अच्छा कहाँ से आ रहे भाई वो लोग? BSF है, ITBP है, क्या हुआ?
जो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, आतंकवाद बढ़ रहा। अरे आतंकवाद बढ़ रहा तो दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर कैसे आया? 40 किलो एक्सप्लोजिव लगा के आया उन्हें। ये दूसरा सुसाइड बॉम्बिंग है इंडिया में। एक हुआ था हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में, आपको याद होगा, हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में हुआ था। अभी दूसरा हुआ। क्या कर रही थी भाई आपकी दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, कश्मीर की पुलिस? वो गलती से ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोले कश्मीर के कि एक बच्ची की, एक जिस पे इल्ज़ाम लगा दहशतगर्दी का, दिल्ली के ब्लास्ट का, वो एक एक्यूज से इश्क करती थी, तो उन्होंने जो है उसको इश्क में दगा दे दिए। तो उन्हें गुस्से में आके जाके बोली, इन्हें देखो ये फर्टिलाइज़र का जो आता है वो जमा कर रहा, बम ब्लास्ट बनाने वाला है। तो इनको मालूम हुआ। कैसे निकल गया भाई आपके हाथ से वो आदमी? चांदनी चौक कैसे पहुंचा बताओ? कौन जिम्मेदार है उसका? हम बोल रहे आपको पाकिस्तान हमको चैन से जीने नहीं देगा, मगर ये कैसा ये ग्रुप बन गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? उनकी नाकामी नहीं है। आप फोन सुनते, मेरा सुनो, मेरा फोन, मेरे फोन सुनने से कुछ मालूम नहीं होता। ना मेरे को दूसरी बीवी है, ना कुछ गलत कामा करता हूं मैं। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, उल्टा आपको नसीहत मिलेंगी। हो सकता है कि आप मेरे फ़ोन के बातें सुन के कभी ना कभी ज़िंदगी में मरने से पहले कलमा पढ़ लेंगे, और कुछ भी नहीं मिलता आपको। मेरे को कुछ शौक ही नहीं है, और आप इतने बातें सुनेंगे तो आपको तकलीफ भी होंगी। मैं कितना बात करता हूँ फ़ोन पे हुकूमत के खिलाफ। कौन जिम्मेदार है इसका? बताओ ना भाई। जो दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट, कौन जिम्मेदार है उसका? हम बोल रहे पाकिस्तान गाइडेड है, ये पाकिस्तान पूरा इसमें इन्वॉल्व है। वहाँ के टेरर ग्रुप्स, चाहे वो LET हो या जो भी उसका नाम हो, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। नहीं, इन्हों कर रहे, इनकी वजह से हो रहा, उन्हों कर रहे। कब तक आप हुकूमत कर रहे? आप जवाब दो। इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसी मजहब के खिलाफ आप लिख दिए तो पुलिस को क्या करना पड़ता? दिल्ली में अब यूट्यूब का एक आदमी बैठा हुआ है, अरे हर रियासत में उसको बिठा हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर कोई बदतमीजी की गुफ्तगू किसी भी मजहब के खिलाफ अगर कोई करता है, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या फिर ईसाइयत हो, या हमारे बौद्ध मजहब का हो, आप हर बड़ी रियासत में बिठाओ ना उसको। एक तकर्रुर करो कि नहीं बैठेगा। मीटी का जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और वज़ारत दाखिला के लोग हैं, बिठाओ। आप हर रियासत में बिठाओ, हर हैदराबाद में बिठाओ, बेंगलुरु में बिठाओ, बड़े बड़ी मुंबई में बिठाओ। सिर्फ दिल्ली में बैठा हुआ है उन्हें। अब उसको दिल्ली को मिला के बोलना, अरे मियाँ अजी हजरत ये फुल आया, उन्होंने बेचारे उठते सोते करे, अब तक पूरा फैल गया, लाखों करोड़ लोगों के चला गया, डैमेज हो गया। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो इस पर हुकूमत को तवज्जो लेने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान इजराइल का छोटा भाई है, ना उन्हें चैन से जीने देता अपने पड़ोस के लोगों को, ना इन्हें जीने देते। तो इनका एक मकसद एक ही है कि तबाही और बर्बादी लेके आना, हर जगह तबाही और बर्बादी लेके आना। आप देख लो, आप नुकसान किसका हो रहा, वहाँ पर किसका नुकसान हो रहा, कौन बर्बाद हो रहा, कौन मारे जा रहे, इन बैनुल अक़वामी क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम लोग कुछ नहीं बोल सक रहे, हम ना मजम्मत कर सक रहे, ना अरे ये अजीब इनकी फॉरेन पॉलिसी है। किसी से इश्क करे तो इश्क करे बोल के बोल भी नहीं सकते, किसी से नफरत करे तो उससे बोल भी नहीं सकते, नफरत करता हूँ मैं तुम्हारे से। अजीब मामला है। ब्रिक्स की जिम्मेदारी हमारे पे है। अब ब्रिक्स का समिट होने वाला है, UAE के लोग आएंगे, ईरान के लोग आएंगे, तो कैसा करेंगे? आप गले मिलते जाके उनसे हाथ पकड़ के कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है, ये BJP RSS को सोचना चाहिए। आप जो नेशनलिज्म का ड्रामा करते ना, वो नेशनलिज्म ये नहीं है कि गरीब परेशान हो जाए, ना उसको यूरिया की कमी होगी। अरे पूरा मेवा आप देखो, आज ये हमारे तरबूज खरबूज की कीमत देख लो आप, गिर गई पूरा। चावल, बासमती चावल की कीमत गिर गई। क्यों? जा रहा ही नहीं चावल बाहर कहीं भी। रमज़ान में चावल जाता, पूरे फ्रूट्स जाते थे, बम्बई के पोर्ट पे सड़ रहे। शोलापुर के किसान परेशान हैं, मगर कोई बम्बई के थिएटर में बैठ के कोई बोलता कसम खाओ मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदेंगे। खा लो कसम, क्या होने वाला है? अब तुम खरबूज खाओ, संतरा खाओ, केला बचा तुम ला के खिलाओ इन लोगों को, मुंह खोल के ठोस के खिलाओ केला, उसके मुंह में डालो तो बोला था तू खा। नहीं, कुछ नहीं, नुकसान किसान का हो रहा ना, वो कोई मजहब का हो दो।
कर्ज़े लेकर किसान अपने ज़राअत करते, फसल को निकालते, मगर फ़िक्र ही नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुल्क में है। तो बहरहाल मैं आपको बाखबर करने के लिए ज़्यादा वक्त लिया हूँ। बलाला साहब माशाल्लाह इंतज़ाम किए हैं हलीम का और शीर खुरमे का, आप लोग ज़रूर उसको खाकर जाइए और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर जो आने वाले चैलेंजेस का हम लोग पूरी तरीक़े से मिलकर उसका सामना करेंगे और हैदराबाद को फ़िरक़ा परस्ती के जहर से बचा के रखेंगे। माशाल्लाह आप लोग चले गए, आप भी जाइए। मगर कल जो मेरे घर पे लोग आए थे, अब मेरे को सोचना पड़ रहा है कि घर या तो मैं बुलाऊं या एक नया घर लूं। अब नया घर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एक में ही परेशान हूँ। तो आइंदा कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।